स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों, हिंदी की पेडागोजी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने कल एक वीडियो शूट कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के सिद्धांत और भाषा के प्रकार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं और भाषा के कौशल। आज की वीडियो से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले, लेकिन अगर आप प्राथमिक स्तर पर बैठेंगे तो हमें ये लगाना नहीं है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो व्याकरण को लाया, तो देखते हैं। देखो, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें यह बताता है कि वाक्य में कौन सा शब्द कहां पर और किस जगह, आप साथ ही साथ नोट करते चला करें, फिर मैं जब समझाऊं तब आप किस जगह रखा जाए, जिसके द्वारा भाषा को सही अर्थ प्रदान की जा सके, प्रदान किया जा सके। एक थोड़ा नोट डाल के पढ़ेंगे। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा को क्रमबद्ध, सार्थक और व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, जिसके द्वारा भाषा को सही मार्ग मिल सके। देखो, एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम व्याकरण की बात करेंगे तो प्राइमरी लेवल पर तो हमें कुछ लगाना ही नहीं है, यानी जो मैं अभी आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूं वो जूनियर लेवल पर लगाना, अपर प्राइमरी पर लगाना है, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये पुटअप होगा, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो व्याकरण को लाया है। तो मैंने लिखा है व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें ये बताता है कि वाक्य में कौन सा शब्द कहां पर और किस जगह रखा जाए। जब प्राथमिक लेवल पर एक बालक आएगा और अपने घर की भाषा को लेकर आएगा, मातृभाषा को लेकर आएगा, तो प्राथमिक स्तर पर हमें उसे एक्सेप्ट करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गलत भाषा लेके आते हैं, सही भाषा लेके आते हैं, लेकिन उस गलत भाषा को सही रूप देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? व्याकरण की। देखो, समझना कौन सा शब्द कहां पर और किस जगह रखा जाए, और भाषा को सही अर्थ प्रदान करने के लिए किसको लाया गया? इसको लाया गया, व्याकरण को। अब मैंने यहां पर नोट में ये लिखा है, पूरा व्याकरण यहां पर डिफाइन कर दिया कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, समझना, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा को क्रमबद्ध, सार्थक और व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए, यानी पहले छोटा आया, फिर बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ये जो वर्णमाला है वो पहले कौन लेके आया? व्याकरण लेके। लेकिन भाषा से पहले व्याकरण थोड़ी ना है। अगर आप इस बात को करें कि ये छोटा आ होता है, ये बड़ा आ होता है, ये छोटी, ये बड़ी, और एक होता भाषा। अगर आपसे ये पूछे, ये हमारा पूरा व्याकरण है। अब ये पूछे कि पहले नंबर पे भाषा आई कि पहले नंबर पे व्याकरण आया,
तो आपको पहले नंबर पर भाषा और दूसरे नंबर पर क्या है, व्याकरण। क्योंकि सबसे पहले बालक एक भाषा का प्रयोग करता है, फिर उसको सही अर्थ प्रदान करने के लिए किसको लाया गया, व्याकरण को लाया। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ना सबसे पहले वर्णमाला आई, बालक ने छोटा बोलना सीखा, फिर उसका भाषा, नहीं, सबसे पहले बालक ने किस भाषा का प्रयोग किया, अपनी भाषा, मातृभाषा का, फिर उसको सही रूप प्रदान करने के लिए किसको लाया गया, व्याकरण को लाया गया। अगर आपसे ये पूछे कि प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लगाया जाए तो व्याकरण का हमें कभी प्रयोग नहीं लगाना। अभी मैं इस तरफ लिखूंगा व्याकरण के उद्देश्य, जो अभी कभी भी आपको वहां पर लगाने नहीं है प्राथमिक स्तर पर। देखो नेक्स्ट आता है, इधर हम देखेंगे व्याकरण के उद्देश्य। अब व्याकरण का उद्देश्य का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जो व्याकरण को लाया गया, तो मैं जितने पॉइंट लिखूंगा वो सब व्याकरण करता है। देखो भाषा को सही अर्थ प्रदान करना, दूसरा क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप प्रदान करना, मात्राओं का ज्ञान कराना, ध्वनियों का ज्ञान कराना, अक्षरों का ज्ञान कराना, भाषा को सार्थक कराना, छात्रों को साहित्य का ज्ञान कराना, छात्रों को वर्णमाला का ज्ञान कराना, छात्रों को बारह खड़ी का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराना, ये हमारा पूरा क्या, हमारा व्याकरण है। देखो समझो, एक और चीज यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये भाषा है। इस भाषा को सही अर्थ प्रदान करने के लिए, इस भाषा को सही अर्थ में ले जाने के लिए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए किसको लाया गया, व्याकरण को लाया गया। व्याकरण के द्वारा भाषा सही मार्ग पा गई, लेकिन व्याकरण की ऐसी जरूरत पड़ी, इन कार्यों के लिए जरूरत पड़ी, तब व्याकरण को लाया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर बता दे रहा हूं, ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं वो टोटल हमें प्राइमरी पर नहीं लगाने हैं। यानी जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ इनका मेन उद्देश्य है कि व्याकरण को लाया गया, लेकिन व्याकरण जो है वो कभी भी हमारा प्राथमिक स्तर पर नहीं लगाया जाता। अब व्याकरण के द्वारा क्या किया गया, भाषा को सही अर्थ प्रदान कर दिया गया, ये वाली बात बहुत सही है।
भाषा को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप प्रदान किसने किया? व्याकरण ने किया। सही बात है। छात्रों को मात्राओं का ज्ञान कराया, किसने कराया? व्याकरण ने कराया। कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये जो मात्रा है वो कौन बता रहा था? व्याकरण बता। छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान कराना किसने बताया? व्याकरण ने बताया। छात्रों को अक्षरों का ज्ञान कराया, किसने बताया? ये बताया। भाषा को सार्थक रूप, अगर एक बालक किसी गलत भाषा को लेके आ रहा है तो पहले उसको स्वीकार करना है, फिर उसके बाद उसको सही अर्थ प्रदान करने के लिए हमें किसको लाया गया? व्याकरण को लाया गया। अगर वो कहता छात्रों को साहित्य का ज्ञान, विभिन्न रचनाओं का ज्ञान, विभिन्न गद्य का ज्ञान, विभिन्न पद्य का ज्ञान, ये सब कौन बताएगा? हमें व्याकरण। अब बात यहां पर समझते हैं, नोट डाल के समझ रहे। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। थोड़ा आप लोग इसको समझें। ये दो चीज है, ये कंपलसरी आपको एक संस्कृत में मिलेगा, हिंदी में, उसको में हिंदी में मिलेगा। अगर वो ये कहता है कि गद्य जो होगा तो यहां पर रोचकपूर्ण होगा, पद्य होगा वो आनंददायक होगा। अभी मैंने जो दो शब्द लिखे इनको समझना आप लोग। अगर वो ये कहता कि गद्य और पद्य की जानकारी किसके द्वारा हुई? व्याकरण के द्वारा। अगर आप सीटेट के प्राइमरी लेवल पर बैठते हैं और हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत की पेडागोजी आप करते हैं, और अगर आपको कहीं पर गद्य शब्द दिखाई दे जा रहा है तो उसके 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में रोचकपूर्ण शब्द होगा, राइट आंसर वो होगा। अगर पद्य दिखाई दे रहा है तो उसके 4 ऑप्शन में से आनंददायक होगा। अब समझना, जो गद्य होता है वो हमारी कहानी होती है, पद्य जो होता है वो हमारी कविता होती है। कहानी जब हम किसी को सुनाएंगे तो रोचकपूर्ण होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर रोचकपूर्ण होगा। अगर हम किसी को पद्य पढ़ा रहे हैं तो कविता होगी, और पद्य में किसका प्रयोग किया जाता है? रसों का। और जब रसों का प्रयोग किया जाएगा, हास्य रस, करुणा रस, वात्सल्य रस, तो किसकी प्राप्ति होगी? आनंद की। अगर पद्य शब्द दिखाई दे रहा है तो कौन सा ऑप्शन लगाना? आनंददायक। गद्य शब्द दिखाई दे रहा है तो कौन सा लगाना है? रोचकपूर्ण। लेकिन ये रोचकपूर्ण और आनंददायक किसके पार्ट है? भाषा के पार्ट है। लेकिन गद्य और पद्य की जानकारी हमें किसने दी है? व्याकरण ने दी है। यानी हमें ये दोनों शब्दों की जानकारी कौन दे रहा है? व्याकरण। लेकिन इनके द्वारा जो अनुभूति हो रही है, रोचक, अंदर से एकदम प्रसन्नता आ रही है, वो हमें कौन दिला रहा है? भाषा दिला रहा है। छात्रों को वर्णमाला का ज्ञान कराना। अब एक छोटा बच्चा जो आता है तो उसे ये तो पता नहीं होता कि वर्णमाला किसे कहते हैं, छोटा किसे कहते हैं, बड़ा किसे कहते हैं, वो कौन बताता? हमारा व्याकरण बताता है। अब ये 12 खड़ी, 12 खड़ी का होता जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ, तो इस सब का ज्ञान किसने कराया था? इसने। क्योंकि भाषा को एक लय देने के लिए किसको लाया गया? अब विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अब मान लेते हैं। देखो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कैसे होगा, मान लेते हैं। एक होगा उर्दू, और एक होगी इंग्लिश, और एक होगी हिंदी, और एक होगी संस्कृत, एक होगी तमिल। ये जो जितनी भी भाषा हैं उन सब का ज्ञान हमें कौन करा रहा है? व्याकरण। अब पूरा ऑल ओवर अगर एक लाइन में देखा जाए तो व्याकरण का सही रूप प्रदान करने के लिए, उसको भाषा को सही रूप प्रदान करने कौन लेके आया था? व्याकरण। आप लोगों ने नोट कर लिया? अब चलते हैं भाषा के कौशल। भाषा के कौशल। अगर वो कहता कितने हैं? 4 है। कौन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर पूछता है कि प्रकार कितने हैं तो हमें बताने प्रकार कितने? 2, जो कल वाली वीडियो में मैंने बताया। पहला है ग्रहात्मक कौशल,
और दूसरा है अभिव्यंजनात्मक कौशल। अब ग्रहात्मक कौशल में कौन कौन से आते हैं? पहला होगा सुनना और दूसरा होगा पढ़ना। अभिव्यंजनात्मक कौन से आएंगे? पहला होगा बोलना और दूसरा होगा लिखना। अब मैंने आपको ये बात बताई है, अभिव्यंजनात्मक मीन्स होता है प्रकट करना और ग्रहात्मक मीन्स होता है ग्रहण करना। जब सुनेंगे तो ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे तो ग्रहण करेंगे, बोलेंगे प्रकट करेंगे और लिखेंगे तो प्रकट करेंगे। नोट डाल के इधर देखते हैं। पहला, सुनना कौशल, अन्य 3 कौशलों का आधार होता है। किसी व्यक्ति की पहचान बोलना कौशल से होती है जो अस्थायी होता है। तीसरा देखेंगे, पठन कौशल उसको कहते हैं जो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ा जाए। नेक्स्ट देखेंगे, लेखन कौशल को द्वितीयक कौशल भी कहते हैं। जो स्थायी होता है तथा छात्रों के लिए प्रोडक्ट तैयार कराता है। थोड़ा आप लोग इधर ध्यान दें, समझना। अगर वो पूछता है कि सुनना से बड़ा भाषा कौशल कितने, तो हमें बताने 4। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कितने भागों में बांटा गया? 2। 100% यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है कि ग्रहात्मक कौशल कौन सा और अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन सा है। ग्रहात्मक कौशल कौन सा? सुनना और पढ़ना। अभिव्यंजनात्मक कौशल को बोलना और लिखना। लेकिन इनमें से 100% 2 क्वेश्चन आने। तीसरा क्वेश्चन संस्कृत में बनता है। जिन लोगों के पास संस्कृत है और हिंदी दोनों, जिन लोगों ने इंग्लिश लिया तो 1 नंबर कर सकता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत 3 क्वेश्चन आएंगे। कैसे? पहला क्वेश्चन मैं इसको बताता हूं, वो 100% इसको देगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये वाला शब्द दिखाई देता है पठन कौशल, तो उसके 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में ये वाला शब्द होगा अर्थ, राइट आंसर वो होगा। यानी एक छात्र यानी एक अध्यापक छात्रों को पठन कौशल करवाते समय किसका ध्यान रहेगा? तो उसके 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में अर्थ शब्द होगा, राइट आंसर किसको लगाना है? अर्थ वाले को। यानी पठन कौशल उस कौशल को कहते हैं जो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ा जाए। बिना अर्थ के पठन कौशल नहीं हो सकता है। अगर वो पूछे कि सुनना कौशल अन्य 3 कौशलों का आधार है, ये पूछे अन्य 3 कौशलों का आधार कौन सा है, तो हमें बताना है सुनना कौशल।
अगर आपसे ये पूछे किसी व्यक्ति की पहचान किस कौशल से होती है, तो आपको बताना है बोलना कौशल। पठन कौशल किसे कहते हैं? जो अर्थ ग्रहण करते हुए, यानी 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में अर्थ शब्द आएगा कौन सा लगाना है? पठन कौशल। अब आपको यह देखना है लेखन कौशल को कौन सा बोलते हैं? द्वितीयक कौशल। वो इसको एक और नाम दे सकता है गौड़ कौशल, वो इसको एक और नाम दे सकता है कौन सा कौशल होता है? स्थायी कौशल। हो यह भी पूछ सकता है लेखन कौशल छात्रों के लिए क्या कराता है? तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट। लेकिन संस्कृत में इसका क्वेश्चन जब भी बनता है वो कैसे बनता है समझे थोड़ा। वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से उत्पादक कौशल कौन सा है? उत्पादक कौशल कौन सा है? तो आपको लगाना है लेखन कौशल या लेखनस्य कौशल। वो क्वेश्चन को संस्कृत में ऐसे बना रहा है कि निम्नलिखित है उत्पादक कौशलम अस्ति, तो आपको लगाना है लेखनस्य कौशलम, यानी लेखन कौशल जो होता है वो कौन सा कौशल होता है? हमारा उत्पाद तैयार करता। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि सुनना कौशल किसे कहते हैं, बोलना कौशल किसे कहते हैं, पढ़ना कौशल किसे कहते हैं और लेखन कौशल किसे। आप लोगों ने नोट कर लिया? पीछे हो गया? आप लोगों को समझ में तो आ रही है पेडागोजी? आ रही है? अभी पूछेंगे बाद में तब पता चलेगी। अब डालिए श्रवण कौशल। देखो सुनना, श्रवण कौशल का संबंध कर्ण मीन्स क्या होता है? कर्ण, कान से। श्रवण कौशल का संबंध कर्ण से होता है। जिसका प्रयोग एक व्यक्ति सामाजिक प्रसंग सुनने, कविता सुनने, कहानी सुनने के लिए प्रयोग करता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है हमें, नोट डाल के। श्रवण कौशल के द्वारा एक छात्र में कौन से कौशल का विकास होगा? जो मैंने अभी 4 कौशल बताए आपको, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवण कौशल के द्वारा किसका विकास होगा छात्र में? तो श्रवण कौशल के द्वारा एक छात्र में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लिख रहे हैं, तो किस कौशल का विकास किया जा सकता है? लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अब ये पूछिए कि श्रवण कौशल कौन सा कौशल होता है जिसका प्रयोग व्यक्ति सुनने के लिए कुछ भी सुन सकता है। मैंने तो यहां पर बहुत कम लिखा है, सामाजिक प्रसंग सुनने, कविता सुनने, कहानी सुनने के लिए प्रयोग किया सकता है। लेकिन इधर देखेंगे इसके उद्देश्य, श्रवण कौशल के उद्देश्य। पहला, इसको अन्य 3 कौशलों का
आधार माना जाता है। दूसरा, इसके द्वारा सुनने की क्षमता का विकास होता है। इसके द्वारा लेखन कौशल का विकास होता है। इस कौशल के द्वारा छात्रों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराया जा सकता है। यह कौशल विभिन्न संस्कृति को सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट, इस कौशल को मौखिक कौशल की आधारशिला कहा। समझना, श्रवण कौशल जो होता है ये एक तरह से बेस होता है किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास करने के लिए। मैंने बताया कि श्रवण कौशल किसे कहते हैं? वो कौशल जिसका प्रयोग सामाजिक प्रसंग सुनने, कविता सुनने, कहानी सुनने, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी आपको सुनना है, जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण करना है, तो सबसे पहले किस कौशल का प्रयोग करना है हमें। अगर आपको ये जानना है कि अलीगढ़ कैसे कैसे जाना है, आगरा कैसे जाना है, मथुरा कैसे जाना है, दुबई कैसे जाना है, तो सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति की बातों को सुनना है। अब आपको मैं यहाँ पर एक नोट डाल के एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ, थोड़ा समझेंगे। अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बनना है तो सबसे पहले उसे एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आपको अपनी इस दुनिया में पहचान बनानी है, किसी को अट्रैक्टिव करना है, किसी को प्रभावित करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर खींचना है और आपको अपनी बातों से उसे लुभावना है, तो सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। क्यों? कि जब तक हम सामने वाले व्यक्ति की बातों को ढंग से सुनेंगे नहीं, तब तक एक अच्छे हम क्या नहीं बन पाएंगे। अब सबसे पहली बात ये होती है कि सामने वाला कह क्या रहा है, पहले हमें करना क्या उसका,
सुनना है और फिर उसके बाद उसे जवाब देना है। तो मैंने यहां पर भी लिखा है, इस कौशल को मौखिक कौशल के आधार से कहा जाता है। जब तक आप किसी व्यक्ति की बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक आप में कौन सा कौशल विकसित नहीं होगा, मौखिक कौशल नहीं होगा। अब मैंने यहां पर ये पूरा लिख दिया। और एक और बात, दो चीज़ों ध्यान रखना, अब आप जो लिख रहे हैं उसके द्वारा आप लेखन कौशल का विकास कर रहे हैं। भाई सिंपल फंडा मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप कानों से सुनने, लेकिन सुनने के बाद आप अपनी कॉपी पर नोटबुक पर लिख तो रहेंगे। अगर आपसे ये कहता है कि श्रवण कौशल के द्वारा किस कौशल का विकास किया जा सकता है, लेखन कौशल का, अगर आपसे ये कहा जाए श्रवण कौशल को किस कौशल के आधार से कहा जाता है, तो मौखिक कौशल के आधार से कहा था। मैंने दोनों पॉइंट अलग लिखा है। अगर आपसे कहे श्रवण कौशल के द्वारा एक छात्र में किस कौशल का विकास किया जा सकता है, लेकिन श्रवण कौशल को किस कौशल के आधार से कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं। अब मैंने आपको यहाँ लिखा है श्रवण कौशल को अन्य 3 कौशलों का आधार कहा जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब कौशल कौन कौन से चारों, देखो ये है SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब जब तक एक व्यक्ति में सुनना नहीं होगा, मान लो सुनना हटा दिया, तो आप बोल पाएंगे? भाई मैं पूछ के आ रहा हूँ, पढ़ा के रहा हूँ, बोलने पाएंगे? जब बोलने पाएंगे तो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो लिख पाएंगे नहीं। तो श्रवण कौशल को अन्य 3 कौशलों का आधार कहा जाता है। अगर आपसे ये कहे किस कौशल को सभी कौशलों के आधार से कहा जाता है, श्रवण को, इसके द्वारा किसका विकास होगा, सुनने का। किस कौशल का विकास होगा, लेखन का। अब इसके द्वारा विभिन्न ध्वनियों का, भाई छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, इसकी ध्वनि किसके द्वारा व्यक्ति पहचानेगा। अगर मैं बोलूं छोटा आ तो ज्यादा ध्वनि निकल रही है, अगर मैं बोलूं छोटा आ तो कम ध्वनि निकल, लेकिन ये कम ध्वनि और ज्यादा ध्वनि निकल कब रही है, जब आपको सुनाई देगा तभी तो निकलेगी। नेक्स्ट, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। अब मान लेते हैं कि उसे ये भी नहीं पता कि उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, अब ये भाषा बोली जा रही है, सबकी अपनी अपनी ध्वनि अलग होती है, लेकिन जब उर्दू बोली जाएगी, जब वो सुनेगा, और फिर इंग्लिश बोली जाएगी तब सुनेगा, तो दोनों में डिफरेंट अंतर तभी तो बता पाएगा कि सब उर्दू ऐसे बोली जाती है और इंग्लिश ऐसे बोली जाती है। तो किस कौशल का विकास हुआ, श्रवण कौशल का। अब विभिन्न संस्कृतियों ज्ञान, भाई सिंपल से बना, राजस्थान की तरफ जाओगे तो मुकुट सा पहना होता है, बिहार की तरफ जाओगे, अलीगढ़ की तरफ जाओगे, हर किसी की तरफ जाओगे। अब इस कौशल के साथ आधार से कहा जाता है, ये कौशल होता है। और अगर मैंने ये लिखा, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा वक्ता बनना है तो उससे पहले क्या बनना पड़ेगा, श्रोता। नोट कर लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मौखिक या बोलना कौशल। देखो किसी व्यक्ति की भाषा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है। जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भावों विचार, अच्छा मौखिक कौशल के द्वारा हम अपने संवेग प्रकट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर देंगे संवेग। मैं अपने संवेग आप लोगों को ट्रांसफर कर दूंगा, संवेग हो जाएंगे। विचारों एवं संवेगों को प्रकट करता है। अब यहां पर हम थोड़ा नोट डाल के देखेंगे। बोलना कौशल या मौखिक कौशल
एक छात्र को अपने विचार अभिव्यक्ति या प्रकट करने का पूर्ण अवसर देता। अब आपसे यह कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस कौशल के द्वारा एक बालक में ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास किया जा सकता है? बोलना कौशल। आप इसको एक और लिख दें नोट डाल के। बोलना कौशल के द्वारा एक छात्र में ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास किया जा सकता है। एक और लिखेंगे यहां पर, बोलना कौशल प्रत्येक छात्र को भाषा प्रयोग के विविध अवसर प्रदान करता। अब बोलना कौशल का एक मैन ऑल ओवर देखा जाए तो इस कौशल के द्वारा एक छात्र में ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं, अब बोलिए, जितना आप में हिम्मत हो उतना बोलिए। जब ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास होगा। अगर आपसे यह पूछे कि निम्न में से किस कौशल के द्वारा एक छात्र में ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास किया सकता है, कौन सा कौशल लगाना है? आपकी पहचान किससे होगी? बोलना कौशल से होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, देखो, अगर वो ये वाला क्वेश्चन देता है, ये वाला कोई क्वेश्चन कोई सा भी भाषा में, हिंदी की पेडागोजी करेंगे, संस्कृत की पेडागोजी करेंगे। अगर आपको एक छात्र में भाषा का विकास करना है तो आपको करना क्या है? दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, ये रहा, अपने विचार अभिव्यक्त करने को या प्रकट करने का पूर्ण अवसर देना। अगर ये ऑप्शन में ना होगा तो भाषा प्रयोग के अवसर देने। आपने अंताक्षरी का नाम सुना होगा, वाद विवाद का नाम सुना होगा, ग्रुप डिस्कशन का नाम सुना होगा। ये जितने भी कार्य हैं वो कौन सा कौशल हो रहा है हमारा? भाई लिखाई तो हो नहीं रही, बोले एक दूसरे से बोले। जब एक दूसरे से बोलेंगे तो किसका विकास होगा? किसका विकास होगा? और एक बालक को सिखाना क्या हमें? भाषा सिखानी है। जब एक बालक को हम अन्य चार व्यक्तियों से मिलवाएंगे और उनसे कहेंगे आप इनसे बोलिए, और चारों व्यक्तियों से आपको तरह तरह से बोलना है। जब तरह तरह से बोलेंगे तो किसका विकास होगा? भाषा का विकास होगा। सबसे ज्यादा अपने विचार प्रकट करेगा और भाषा प्रयोग के अवसर होगा। और ज्यादा से ज्यादा किसका विकास होगा? भाषा का। अब आते हैं इसके उद्देश्य पे। उद्देश्य, इस कौशल के द्वारा एक छात्र में भाषा का विकास किया जा सकता है। दूसरा देखेंगे, यह कौशल छात्रों को भाषा प्रयोग के विविध
अवसर देता है। इस कौशल के द्वारा छात्रों में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। प्रत्येक छात्र को अपने विचार प्रकट करने की अच्छा, इस कौशल से किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है। अगर आपसे ये पूछे कि किस कौशल के द्वारा व्यक्ति की विशिष्ट क्षेत्र की पहचान हो सकती है, मौखिक कौशल, बोलना कौशल हो सकता है, लिखेंगे। इस कौशल के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र की पहचान श्रवण कौशल इधर आ गया, बोलना कौशल इधर आ गया, समझ में आ गया। जो मैंने अभी बताया था अपने भाव विचारों को प्रकट करने की होती है। किस कौशल के द्वारा भाषा का विकास किया था, श्रवण। अब ये इसके उद्देश्य, इस कौशल के द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जा रहा है, भाषा का कौशल का विकास किया। भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। लेकिन अगर आपसे ये पूछे भाषा के प्रकार कितने हैं, तो आपको 3 प्रकार बताने हैं, सांकेतिक, मौखिक और तीसरा कौन सा हमारा, और ये तीनों क्रम में है। लेकिन इन तीनों का विकास कब होगा, जब हम बोलेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, सुनेंगे। सुनने के बाद बोलेंगे। अगर कोई बालक गूंगा है तो किस भाषा का प्रयोग करेगा, अगर कोई बोल सकता है और फिर उसके बाद कहीं हमें दूर भेजना, एसएमएस करते, व्हाट्सएप चलाते, तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जो संप्रेषण होता है, सपोज हमें अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं और हमें दिल्ली में किसी व्यक्ति से बात करनी है, तो या तो व्हाट्सएप पर करेंगे या मैसेंजर पर करेंगे। तो जो व्हाट्सएप और मैसेंजर पर जो बात हो रही है वो कौन सी भाषा से हो रही है, सिंपल सा बंडल, लेखन भाषा, लिखित भाषा से हो रही है। तो यानी किस कौशल के द्वारा बालक में भाषा का विकास किया सकता है, बोलना कौशल। अब ये पूछा भाषा प्रयोग के विविध अवसर कौन सा कौशल देता है, तो आपको बताना बोलना कौशल या मौखिक कौशल। अगर आपसे ये पूछे कि किस कौशल के द्वारा बच्चों में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराया जा सकता है, तो कौन सा कौशल है, मौखिक कौशल या बोल। अगर अपने विचार प्रकट करने के लिए, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम प्राइमरी लेवल की पेडागोजी करेंगे तो आपको 2 चीज याद रखनी है कि प्रत्येक छात्र को अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अवसर देना है, जो मैंने अभी आपको यहां लिखाया था कि बोलना कौशल। अब बोलना कौशल का दूसरा नाम ये भी रख सकते हैं दोस्तों, यानी बोलना या मौखिक कौशल का दूसरा नाम क्या है हमारे, अब भाषा का ही तो विकास करना है। अब विकास करेंगे तो क्या करना है, उससे ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करवाना, और अगर ये ना हो तो फिर क्या करवाना है, भाषा प्रयोग के अवसर देना है। जब भी इस कौशल की बात आएगी तो 99% 2 ऑप्शन आएंगे आपको, पहला भाषा प्रयोग के अवसर और दूसरा अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रोत्साहित करना। आप सही बोलो, गलत बोलो, लेकिन बोलो। जब आप बोलेंगे तो किसका विकास होगा, मौखिक का। जब मौखिक का होगा तो किसका होगा, और सिखाने क्या है हमको, क्लियर है, नोट कर लिया। लेकिन नेक्स्ट कहाँ रह जाते हैं आप लोग, तो बोलते हैं हम 8 बजे आने की बोलते हैं। नमस्ते मैडम। अब नेक्स्ट आता हमारा पठन या वाचन कौशल।
देखो ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पठन कौशल उस कौशल को कहते हैं जो अर्थ ग्रहण पढ़ा जाए। बिना अर्थ के पढ़ना पठन कौशल नहीं कह सकता। देखो अगर आपको ये वाला पठन कौशल वाचन कौशल किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो उसमें ये वाला शब्द 100% होगा। आप नोट डाल के मैं लिख दे रहा हूं, समझना। जब किसी प्रश्न में पठन शब्द आए तो उसका सही आंसर अर्थ शब्द वाला कौन है? ये कौन? ऑप्शन। यानी जब भी पठन कौशल की बात होगी तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? अर्थ वाला शब्द होगा। अगर आप किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ समझ में आए तो पठन कौशल होगा, अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो पठन कौशल नहीं होगा। अब यहां पर एक बात तो ध्यान रखना, अगर वो इसके प्रकार की बात करता है पठन कौशल के प्रकार, तो आपको 2 प्रकार बताने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले आपको बताना है स्वस्वर वाचन। ये 2 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। दूसरा आपका आएगा मौन वाचन। अगर आपसे ये पूछे पठन कौशल के प्रकार कितने हैं तो आपको कितने बताने? 2। अगर आपसे ये पूछे कि कुल कितने हैं, प्रकार कितने हैं? 2। अगर आपसे पूछे कुल कितने हैं तो आपको बताने हैं 4। 1, 2, 3 और 4। अब इधर देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। आदर्श वाचन अध्यापक से संबंधित होता है, जिसका प्रयोग वह शिक्षण कार्य करते समय करता है। दूसरा अनुकरण वाचन छात्र से संबंधित होता है, जिसका प्रयोग
वह आदर्शवाचन का अनुकरण करके करता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सस्वर वाचन दोनों से संबंधित होता है। जिसमें एक छात्र अध्यापक का अनुकरण करके उसे अपनी भाषा में अर्थ के द्वारा समझाता है। एक और इधर पढ़ लेते हैं, मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ बिना आवाज निकाले चुपचाप मन ही मन में लिखित सामग्री को पढ़ना, जिसके द्वारा एक छात्र में गहन अध्ययन व स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जागृत किया जा सकता है। दो चीज समझेंगे, एक तो 100% ये इंपॉर्टेंट है और एक 100% ये इंपॉर्टेंट है। समझे, पठन कौशल किससे कहते हैं? कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पठन कौशल कौन सा होता है? अगर आपको ये वाला शब्द या वाचन कौशल दिखाई दे रहा है तो जिस ऑप्शन में कौन सा शब्द होगा, अर्थ शब्द होगा, राइट आंसर वही होगा। संस्कृत में एक मिलेगा, हिंदी में एक मिलेगा और एक मतलब 3 जगह आता है। एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते से एक छात्र को पठन कौशल या वाचन कौशल का प्रयोग करना सिखाता है। तो एक्स वाई जेड क्वेश्चन वो इतना बड़ा के दे, बना के दे या छोटा बना के दे दे, बस हमें देखना क्या है, पठन कौशल या वाचन कौशल दिखाई दिया तो दिमाग में सिर्फ एक बात पॉइंट अटैक करनी है कि उसके 4 ऑप्शन में से हमें कौन सा शब्द दिखाई देना है, अर्थ शब्द दिखाई दे, राइट आंसर वही लगाना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल बेकार है, लेकिन मैं पढ़ाते समय आपको उसका अर्थ समझ में आया, दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा कौशल कहलाएगा? पठन कौशल। अब आपको ये पूछेगा कि पठन को जब किसी एक प्रश्न में नहीं आंसर लिख दिया, अगर आपसे ये पूछे पठन कौशल के प्रकार कितने हैं, तो आपको 2 बताने, कौन कौन सा? सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन कितने भागों में बांटा गया? 2 में, आदर्श वाचन और अनुकूल वाचन। अब मैंने यहाँ पर लिखा आदर्श वाचन अध्यापक से संबंधित होता है। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो कौन सा वाचन कर रहा हूँ? आदर्श वाचन। दूसरा कौन सा लगा मैंने? अनुकूल। अनुकूल वाचन छात्र से संबंधित जिसका प्रयोग वो आदर्श वाचन अनुकूल करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो किसका प्रयोग कर रहा हूं? आदर्श वाचन का। जब आप सुन रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? उसको लिखेंगे अनुकूल वाचन का। सस्वर वाचन क्या होता है कि मान लेते हैं ये दोनों से संबंधित होता है। मैंने आपको 1 घंटे पढ़ाया, 1 घंटे पढ़ाने के बाद मैंने आपसे पूछे बताइए आपको समझ में आया क्या? तो जो मैंने पढ़ाया आप उसको डिक्टो बताएंगे, अपनी भाषा में समझाएंगे, अपनी भाषा में समझाएंगे। जब एक छात्र किसी अध्यापक का आदर्श वाचन का अनुकरण करके उसे अपनी भाषा में समझाता है, कौन सा वाचन कहलाता है? सस्वर वाचन। मौन वाचन क्या कहलाता है? देखो मैंने 2 चीज लिखी है, लिखित सामग्री, लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले चुपचाप मन ही मन में पढ़ना क्या कहलाता है? अब इस कौशल के द्वारा किसका विकास होता है? गहन अध्ययन का और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का वाचन होता है। अगर आपसे यह पूछे सबसे तीव्र अध्ययन किस में किया जाता है तो आपको बताना है मौन वाचन।
लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले, एक ऑप्शन होगा बिना आवाज निकाले, एक होगा मन ही मन में पढ़ना, और एक होगा लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना, क्या कहलाता है? मौन वाचन। बाकी लेखन कौशल को कल पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। नोट कर लिया आप लोगों ने? पूरा क्लियर हो गया? ओके।